हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार। तो अभी आप लोग देख रहे हो जैसा कि यहाँ पर है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इसी थिन फिल्म इंटरफेरेंस को हमें समझना है। हमारा टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक साबुन की फिल्म है, सोप फिल्म है या ऑयल फिल्म है, कोई भी इस तरह की थिन फिल्म है जिसमें सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे निचली लेयर है और इसके बीच में ये जो हिस्सा है यहाँ पर तेल है। तो जैसे अगर या साबुन है, जो भी आप सोचो, तो जैसे एक फ़िल्म बनी है तो फिल्म के ऊपर हवा है, फिल्म है, नीचे पानी है। जैसे पानी की सतह पर तेल गिरा दो तो नीचे तो पानी है, पानी के ऊपर तेल की लेयर है, तेल के ऊपर हवा है। तो यहाँ का माध्यम कुछ और है, तो हम मान लें यहाँ एयर है। सपोज़ यहाँ भी एयर मान लो और इसके अंदर मान लो सोप है या ऑयल है। अगेन यू कैन कंसिडर एनीथिंग। महत्वपूर्ण ये है कि इधर से लाइट आ रही है। अब जरा देखना, इस डायग्राम को समझना। इधर से लाइट आई, लाइट रे आई यहाँ से किसी सोर्स एस से, पॉइंट ए पे टकराई। एक ऐसा पॉइंट है, ए हवा और साबुन के बीच का एक पॉइंट है, इंटरफेस पर है। तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा है, यहाँ मॉलिक्यूल घने हैं, यानी ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे अगर हम इस तरह से, तो ये एंगल आई है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ कहेगा कि यहाँ से कुछ मात्रा में लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्शन होगा, उसका भी एंगल आई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मात्रा में लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। तो रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी और ये एंगल कितना बनेगा, आर। हमें मालूम है आर हमेशा कम होगा आई से, क्योंकि ये डेंस मीडियम है। ठीक है, ये लाइट इस जगह पे गिरेगी। यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल से ही तो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल भी आर होगा। और यहाँ से लाइट कुछ बाहर निकल जाएगी जिसको हम टी कह रहे हैं। तो ए है पॉइंट, बी है पॉइंट, टी चला गया, यहाँ टकराया पॉइंट सी पर, यहाँ पर फिर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ से जब लाइट बाहर निकलेगी तो फिर वो अपने रास्ते से ज़्यादा एंगल पे मुड़ेगी और इस तरह से ये हो जाएगा R1। फिर लाइट यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से फिर यहाँ टकराएगी, इस जगह पे टकराई, फिर कुछ ट्रांसमिट होगी, मान लो T1, और फिर कुछ रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से म्यूचुअल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे। मल्टीपल बीम रिफ्लेक्शन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना रहेगा, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और इस तरह की पॉसिबिलिटी पर भी हमारा एक इंटरफेरोमीटर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड द फेब्रे-पेरॉट इंटरफेरोमीटर, दैट इज़ अ डिफरेंट थ्योरी। हम ये मान लें, अब यहाँ से हम एक नॉर्मल इसको हम ड्रॉ कर दें। चलो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ये रे इधर आ गई है, ये रे इधर आ गई है, ये रे इधर गई है, यहाँ गई। अब हम क्या करते हैं, देखो ए से रिफ्लेक्ट पहले ही हो चुका था, लाइट यहाँ पहले ही जा रही थी, तभी ये लाइट भी इसी दिशा में निकली है। तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा यहाँ एक नॉर्मल एन ड्रॉ कर दिया, सी एन। तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ दो तो अब ये रास्ता और ये रास्ता बराबर लंबाई का है। ये वो एक्स्ट्रा पाथ है जो लाइट यहाँ पहले टकराई थी, तो पहले ही इतना रास्ता तय कर चुकी थी। उतनी देर में रास्ता यहाँ तय किया, उतनी देर में लाइट अंदर ही अंदर गई, यहाँ टकराई, कुछ बाहर निकली, फिर अंदर टकरा के फिर बाहर निकली। तो जब इसने अपनी इतनी दूरी तय कर ली थी इस लाइट ने, ए आर रे ने, तब ये CR1 रे अपनी शुरुआत करती है। लाइक रेस हो रहा है ना, तो रेस हो रहा है। ऐसे मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये भागता 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 आया, पहले से दौड़ रहा है, दौड़ते तो थोड़ा आगे निकला, तब ये चलना शुरू किया। तो इन दोनों की शुरुआत में रेस शुरू करने की उस चरणों में चूँकि डिफरेंस था, तो एक पाथ डिफरेंस की बात हमेशा रहेगी। तो हमारे लिए ये एक तरह से वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि ए आर रे पहले चूँकि चल चुकी थी, तो इसने इतना रास्ता कुछ ज़्यादा चल के वो आगे बढ़ी, तब इसने अपनी रास्ता शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे M।
और m है तो यहाँ परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का होगा। आप थोड़ा जूम करके देख लेना इसको, ये 90 डिग्री का यहाँ पर होगा। अब हम कुछ अंदाजे लगाना शुरू करें कि एंगल कैसे होगा। देखो बच्चा, ये है हमारा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, इतना एंगल आई है, तो इतना कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आई। ठीक है, ये एंगल कितना हमें पता करना है, ये एंगल कितना हमें पता करना है, आराम से पता हो जाएगा। ये 90 है, ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं मालूम, ये 90 माइनस आई है। हमारे पास थ्योरम क्या है कि 90 माइनस आई प्लस नहीं मालूम प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा 180। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होने वाला है। तो जरा जोड़ो भाई कितना होगा, ये है क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा 90 180 माइनस दिस इज ऐसे लिखे ना, अरे ये सब कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आई, यानी कि ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल हो जाएगा आई, दिस एंगल विल बी आई। ओके, तो आपको सारे एंगल पता चल गए, ये दोनों आर है, ये आर है, ये 90 माइनस आर भी होगा, बिल्कुल हो सकता है, ये वाला एंगल जो होगा 90 माइनस आर भी होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो अब एक चीज़ और देखो, यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी एम, और अगर हम इधर से देखें तो सी बी एम, और ये दो एंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे? ये चूंकि हमने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये नॉर्मल जो ड्रॉ हुआ है यहाँ के दोनों एंगल को बांट रहा है। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल को बराबर हिस्सों में बांटता हुआ लाइन खींचते हो तो वो लाइन बेस को भी दो हिस्सों में बराबर बांटती है। दिस इज अ थ्योरम, ज्योमेट्रिकल थ्योरम, कि अगर आपने एक ट्राइंगल बनाया है ऐसा, और उस ट्राइंगल से आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, मान लो ये बेस है, सपोज ये बेस है, तो यहाँ ये है 1 एंगल 1, ये है 2, यहाँ आप देख रहे हो कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि दिस साइड इज़ नॉट इक्वल टू दिस साइड। लेकिन अगर आपने कोई ट्राइंगल लिया जिसका ऐसे लाइन खींचा कि ये एंगल सेम है, तो यानी कि ये जो लाइन जाएगी ये सीधे बेस को ऐसे बांटेगी कि दो हिस्सों में बेस बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो साइड है और ये साइड बराबर होगी, ये साइड तो कॉमन है दोनों में, और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी दोनों का बराबर होगा। तो हमें दो ऐसे ट्राइंगल देख रहे हैं, ए बी एम एक, सी बी एम दूसरा। ये दो ऐसे ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइड और तीनों एंगल बराबर हैं। तो अगर दो साइड और तीनों एंगल बराबर हैं तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि इनकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिमिलर हैं, बिल्कुल हर तरह से एक जैसे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइड है ए बी, ये साइड, और जो साइड है बी सी, ये साइड भी बराबर होगी, है ना, ये साइड भी तो बराबर होंगी। तो अगर तीन एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है, तो भाई तीसरी साइड भी बराबर हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये साइड और ये साइड हमारी बराबर हो जाएगी। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़िएगा, अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से पीछे जा करके चीज़ों को सुन लीजिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया है आपको बच्चों, हम लोगों ने बात की है कि इंटरफेरेंस जब होता है तो दो रे जो होती हैं वो आपस, और मान लो इसकी मोटाई t है, ये तो भूल गए थे कहना, ये इसकी मोटाई t है, ये जो दूरी है MB वो t है, पैरेलल लाइनें हैं, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये जो दो रे जा रही हैं, ये दो रे आपस में इंटरफेयर करेंगी, और इंटरफेयर करेंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये दो लाइनें तो पैरेलल हैं तो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो इंटरफेयर कैसे करेंगी। बस यहीं पर दिक्कत है। हम ये कौन सा डायग्राम यूज कर रहे हैं, हम रे डायग्राम यूज कर रहे हैं। रे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रे का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी जो लाइट सोर्स होता है वहाँ से इस तरह से वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट एनर्जी
बाहर निकलती है। इस तरह के वेव फ्रंट होते हैं जिनके फॉर्म में लाइट एनर्जी बाहर निकलती है। तो एक्चुअली एक वेव फ्रंट फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट चारों तरफ फैलती है। इतनी ज़बरदस्त ज्योमेट्री हम बना नहीं सकते टू डायमेंशन। अब इसको थोड़ा सा कोशिश किया है 3 डायमेंशन बनाने का। 2 डायमेंशन में कैसे बनाओगे? लाइट सोर्स है, ये इसके वेव फ्रंट है ना, इस तरह के हम वेव फ्रंट बनाते हैं। क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो ये स्फेरिकल शेप के वेव फ्रंट होंगे। अब इतना सारा बनाओगे तो इतना हौच पौच हो जाएगा डायग्राम में। तो एक सरल तरीका ये बताया गया कि हम इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बना लेते हैं। तो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, वो इसके भी परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो सभी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को नाम दे दिया गया रे। इट मीन्स कि अब आप ये सारी ज्योमेट्री मत बनाओ, बस खाली ये दिखाओ कि लाइट है, उससे लाइट सोर्स से एक रे निकल रही है। वही हम लोग करते हैं, यहाँ कोई लाइट सोर्स है उससे रे निकल रही है। पर बैकअप में आपको क्या सोचना है, यहाँ वेव फ्रंट है। तो अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इस पूरे पिक्चर के साथ देखें तो पिक्चर कुछ ऐसा बता रहा है आपको पिक्चर कुछ ऐसा बता रहा है कि सरफेस है, सरफेस के इस पॉइंट से इस तरह से वेव फ्रंट निकल रहे हैं जिनसे होती हुई रे आपकी है आर। फिर अंदर गया, यहाँ से जब लाइट निकली तो उसके वेव फ्रंट भी ऐसे निकल रहे हैं, वो है R1। और आप देख रहे हो कि जब ये दोनों वेव फ्रंट एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ वो एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो यानी कि आगे जा कर के ये जो भी कुछ है ये इंटरफेरेंस ही होना है, इसी को इंटरफेरेंस होना है। ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ चलते हैं, कहीं आगे जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे, आगे जाके हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही हिस्सा है जो हमारा इंटरफेयर जहाँ हो रहा है और इसी को हम टेलीस्कोप के थ्रू देख करके इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बात को समझ रहे होगे आप कि ये जो रे है R और ये जो रे है R1, इनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। लेकिन वो इंटरफेरेंस डार्क कब बनेगा, किस कंडीशन में ब्राइट बनेगा, उसके लिए हमारे पास एक चैलेंज ये है कि हमें एक टर्म निकालना होगा और उस टर्म का नाम है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? देखो यहाँ आप थोड़ी देर के लिए सोचो, बहुत ध्यान समझिएगा। सपोज हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट है, ये 2 रेस करने वाले लोग हैं, 2 लोग हैं जो रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और दोनों एक ही क्षमता के हैं। तो दोनों लोग दौड़ते दौड़ते आए, एक जो व्यक्ति था वो आया यहाँ से ही टकरा करके, यहाँ से ही वो इधर लौट गया, वो इधर जा रहा है। जो दूसरा वाला यहाँ तक दोनों साथ थे, लेकिन इस मोमेंट से ये यहाँ लौट गया और ये वाला था ये अंदर चला गया, अभी अंदर जा रहा है। जितनी देर तक ये अंदर चल रहा है उतनी देर तक ये लौट चुका, यहाँ पहुँचा। फिर जब ये यहाँ पहुँच के यहाँ पहुँचा तो उसको दिखा करे हम तो यहाँ आ गए, फिर वो यहाँ से लौटा। जब तक वो यहाँ से लौटा तब तक ये और आगे बढ़ गया, फिर जब तक ये यहाँ पहुँचा ये और आगे बढ़ गया, फिर जब तक यहाँ पहुँचा और आगे बढ़ गया। जब इसने इस दीवार यहाँ से बाहर निकलना शुरू किया तब तक ये यहाँ पे जा चुका था। तो इसका मतलब है कि अब इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया होगा। तो हम ये देखेंगे कि टोटल पाथ कितना चला। ये यहाँ गया इतना फिल्म के अंदर, ये एयर में चला, ये फिल्म में चला, दोनों में अंतर है। ये इस घना माध्यम था, ये डेंस मीडियम था, ये जो हिस्सा था वो थोड़ा सा क्राउडेड था, तो यहाँ उसको अलग टाइम लगा होगा। और ये हिस्सा था एयर वाला था, रेयर था, तो यहाँ उस तेज़ी से चला होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कितना डिस्टेंस चला फिल्म में माइनस कितना डिस्टेंस चला एयर में, उन दोनों को घटा दो तो जो ओवरऑल हमारे पास डिफरेंस आएगा रास्ते का, वो रास्ते का डिफरेंस हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है। क्योंकि दोनों चल ही रहे, रुका कोई नहीं था, लेकिन एक हवा में चल रहा था, एक फिल्म के अंदर चल रहा था। हवा के अंदर चलने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर थी। फिल्म के अंदर चलने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा था, क्योंकि वो तेल वाला या साबुन वाला हिस्सा है। तो हमारे लिए
पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? तो यहां आप लिखेंगे द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग रेज, यानी कौन से रे है, AR एंड AR1। इंटरफेरिंग रेज तो यही दो हैं। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग रेज डेल्टा x कैसे निकालोगे? पाथ AB प्लस BC इन फिल्म माइनस पाथ AN इन एयर। ये यहाँ से। अब ये बच्चों हम बहुत ही मतलब ये एक ऐसा है जो आप स्टैंडर्ड किताबों में जो पाओगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स किताबों में पाओगे, लेकिन असल में ये कैलकुलेशन इतना सीधा सा नहीं है यहाँ पर। यहाँ असल में हम टाइम वाइम निकालते हैं और टाइम को वेलोसिटी ऑफ लाइट और से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिल्म के लिए सी की जगह पर V आ जाता है, एयर के लिए C आता है, फिर उस वेलोसिटी से उस टाइम से डिस्टेंस निकालते हैं, उस डिस्टेंस से पाथ डिफरेंस आता है। तो ये है वो आया है। अब उतनी थ्योरी और उतना सब कुछ करवाना जनरली थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है बच्चों के लिहाज से। तो ओके, उतना डीप में हमें नहीं जाना है। आई डोंट नो वाई, बट फिलहाल हमारा सिलेबस इस तरह से हमें वहाँ तक नहीं भेजता है। तो अब लेकिन ये लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे कि आपको देखना है पाथ ABBC फिल्म के अंदर माइनस पाथ AN एयर के अंदर। अब यहाँ पर अगला जो फार्मूला हम लिखने वाले हैं, ये फार्मूला जो है वो थोड़ा सा उस बैकअप वाली थ्योरी जो मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टाइम इंटरवल के टर्म में लिखी जाती है। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाले फार्मूले से वो सब आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें डाला जाता है। तो वो हम लिखने वाले हैं डायरेक्टली। तो अब लेकिन आप इसको लॉजिक ऐसे देखो, पाथ AB प्लस BC इन फिल्म। अगर हम मैथमेटिक्स करेंगे तो बार बार भाषा तो लिखेंगे नहीं, तो हम भाषा ना लिखना चाहें और फिल्म के बारे में बात बताना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे AB प्लस BC इन फिल्म का मतलब कि वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैथमेटिकली ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, इसके पीछे अगेन मैं कह रहा हूँ एक ठीक ठाक सी थ्योरी है जो इसको टाइम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी और सबसे कैलकुलेट करती है। पर अभी आप याद करने के लिहाज से एक लॉजिक याद रखो, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग समथिंग विद इन द फिल्म। सोप फिल्म, ये जो फिल्म, ये वाला हिस्सा जो फिल्म है, साबुन की फिल्म या ऑयल की फिल्म, जो थिन फिल्म है, और उस फिल्म की प्रॉपर्टी क्या है, क्यों ये फिल्म एयर से अलग है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, जो कि इसके अंदर मॉलिक्यूल एयर से ज़्यादा पास हैं। तो अगर आप कहीं फिल्म के बारे में बता रहे हो तो फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो उसको हवा से अलग करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से रख दिया। कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना, साइन I बाई साइन R होता है स्नेल लॉ से, तो एक नंबर है, तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पाथ AN, तो आपने अगर AN लिखा है तो AN रास्ता कहाँ है, हवा में है, तो आपको हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, तो आपको लिख देना है म्यू एयर। अब चूंकि म्यू एयर जो होता है वो 1 होता है, तो आपके पास डेल्टा x कितना आ गया, AB प्लस BC फिल्म माइनस AN, अब वो 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक ठीक ठाक से हमने पार्ट डिफरेंस को ऑब्जर्व करने की एक इक्वेशन यहाँ पर खोज ली। ये पार्ट डिफरेंस की बात हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें AB और BC की वैल्यू निकालनी है। तो AB और BC की वैल्यू, AB कहाँ है, AB यहाँ है, AB यहाँ है, और जो AB होगा वो BC हो जाएगा। अब जरा देखो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABM कॉस लगा दो, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, आधार बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो गया T, हाइपोटेनस कितना हो गया AB
देखो ना, ये आर है तो आर जुड़ा हुआ ये बेस है। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी साइड ये है, तो ये हाइपो है, ये बेस है। तो कॉस आर बराबर ये हो गया। ये यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा टी बाई कॉस आर। सिंस ट्राइंगल, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमने बताया था ना अभी कि ए बी साइड और बी सी साइड बराबर होगी, चूँकि ए बी एम और सी बी एम ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो ए बी बराबर बी सी है, तो इसका मतलब है सो ए बी बराबर बी सी बराबर टी बाई कॉस आर, या ए बी प्लस बी सी बराबर 2t बाई कॉस आर। तो इसका तो खेल हो गया ख़त्म। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हो गई 2t बाई कॉस आर। अभी रखेंगे इसमें, अभी नहीं, अभी हमें इसको निकालना है ए एन। ए एन का मामला क्या है जरा देखें। ए एन यहाँ है, यानी कि हमें कौन सा ट्राइंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ए सी एन। तो अब हम ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए सी एन। ए सी एन में अगर हम साइन आई निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर क्या होगा, ए एन की वैल्यू निकालनी है, लंब बटे कर्ण ये, तो ए एन बराबर ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए सी, है ना। इसके बारे में हमें कुछ आइडिया तो है नहीं, ये साइड कितनी है, निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन मालूम क्या क्या है, ये तो निकालना ही है इस फॉर्मूले में ए एन, और इसको यूज कर, चूँकि कुछ ट्राइंगल से जुड़े हैं ना ये, तो हो सकता है हम उनसे रास्ता लेकर के इसको निकाल ले जाएं। तो आपने साइन आई बराबर रखा ए एन अपॉन ए सी। अब आपके पास चैलेंज है टू कैलकुलेट ए सी। ए सी कैसे कैलकुलेट करोगे, सी टू कैलकुलेट ए सी, या ऐसे लिखेंगे वेयर ए सी क्या है। अगर हम देखें जो ए सी पूरी साइड है ये असल में ए एम और एम सी का सम है, वेयर ए सी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम सी, ठीक है ना। ये जो पूरी ए सी है ये ए एम प्लस एम सी का सम है। अब ए एम की वैल्यू कितनी है वो निकालो, और तो अब आप कहोगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एम tan लगा दो, tan आर, इसकी वैल्यू ना tan आर, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा ए एम, और बेस असल में t है, ये थिकनेस है ना, बेस ये है एम बी, तो ये हो जाएगा ए एम बाई टी, सॉरी ए एम बाई टी। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, टी tan आर। और हमने देखा है कि ए एम और एम सी बराबर है, और यही किसके बराबर है, एम सी के। तो ए एम की वैल्यू भी टी tan आर है, इसकी वैल्यू भी टी tan आर हो जाएगी। तो ए एम भी टी tan आर, एम सी भी टी tan आर, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 2t tan आर, ठीक है ना। और अब यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए सी टाइम साइन आई, और ए सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2t tan आर, तो 2t tan आर साइन आई, ये हो गया ए एन की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ से हम खोजबीन के ले आए ए एन की वैल्यू, यहाँ से खोजबीन के हम ले आए हैं ए बी प्लस बी सी की वैल्यू। तो इसका मतलब है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जितनी पर्याप्त सामग्री थी सब इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब हम ये सब उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में रख दें। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो आपके पास इक्वेशन 1 गिव्स, इसका मतलब है इक्वेशन 1 क्या देगा, डेल्टा x बराबर 2t अपॉन कॉस आर। अब हम म्यू लिख देते हैं, म्यू फिल्म, बिकॉज अब एयर के लिए म्यू तो 1 ही होता है ना, तो फिल्म
हटा दो वर्ड, म्यू कह दो, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, सो म्यू हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 2t tan r sin i, ठीक है। बस अभी सब हट जाए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपना काम कर दिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो जाएगा 2 tan cos r म्यू, अब जाएगा 2t, tan बराबर क्या होता है sin r बाई cos r इंटू sin i। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि sin i बाई sin r जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म होगा। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। यहाँ पर sin i है तो हम क्या करेंगे, एक sin r से डिवाइड कर दें, एक sin r से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इधर भी म्यू लाना चाह रहे हैं। यहाँ तो म्यू है, यहाँ म्यू नहीं है, इसको लाने के लिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 2t म्यू बाई कॉस r माइनस 2t, इस पूरी चीज़ को लिख दो म्यू, हो जाएगा म्यू कर दोगे तो क्या बचेगा, कॉस r यहाँ ले लो, तो आपने 2t कॉस r के साथ ये म्यू जोड़ दिया तो बचेगा साइन स्क्वायर r बचेगा। आई होप मैंने कुछ जल्दी नहीं कर दिया है ना। 2t बाई कॉस r ये है, और इस साइन i बाई साइन r को म्यू कर दो तो ये साइन r एक तरफ ले आओ तो साइन स्क्वायर r हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 म्यू टी अपॉन कॉस r 1 माइनस साइन स्क्वायर r ये हो जाएगा। और हमें मालूम है कि 2 म्यू टी बाई कॉस r जो होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर r, ये कॉस कटेगा, ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस r। तो डेल्टा x जो है वो हो गया 2 म्यू टी कॉस r। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस है जो कि यहाँ पर हो रहा है। इन जो दो रे हैं, एक रे का नाम है AR, दूसरे का नाम है CR1, तो ये दो रे जो जा रही हैं इनके बीच का एक्चुअल पाथ डिफरेंस क्या यही है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, एक यहाँ गया फिर यहाँ गया, सब तो कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा नहीं, एक चीज़ छूट गई है जो हमने कल आखिर में बात की थी, और वो थी स्टोक्स लॉ। स्टोक कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेयरर मीडियम से आकर के किसी डेंस मीडियम पे टकराती है और डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। पाई का फेज डिफरेंस, अतिरिक्त फेज डिफरेंस आ जाता है। ये फेज डिफरेंस उस डेंस मीडियम की बाउंड्री से टक्कर की वजह से हुई, मतलब वो गया, रे ऐसे टकराई और टक्कर की वजह से वो ऐसे घूम के फिर रिफ्लेक्ट हुई। इस वजह से पहले यूँ गई फिर यूँ हुई, तो आप देख रहे हो एक इसके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। अब हमने पढ़ा है कि पाथ डिफरेंस बराबर होता है लेमडा बाई 2 पाई फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस पाई हो रहा है, इसका मतलब है कितना पाथ डिफरेंस हो रहा होगा, लेमडा बाई 2। तो अभी जितनी कैलकुलेशन की है इसमें हमने सिर्फ क्या देखा है कि लाइट गई, उसका एक हिस्सा पहले टकरा के चला गया, हवा में चल रहा है, तेज चल रहा है, एक हिस्सा फिल्म के अंदर जा रहा है, थोड़ी स्पीड कम हुई, वहाँ गया, टकराया, फिर गया, ये सब हुआ। तो जब निकला, एक तेज भागा, एक थोड़ा धीमे डर के फिर उसने भागना शुरू किया, तो दोनों के डिफरेंस घटा दो तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने अभी तक खाली ज्योमेट्रिकल पाथ के बारे में बात की है कि उसका ज्योमेट्रिकल पाथ उस मीडियम में था, इसका ज्योमेट्रिकल पाथ इस मीडियम में था, तो दोनों की वजह से म्यू मल्टीप्लाई टाइप करके हमने सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकाला है। अब स्टोक कहते हैं कि यहाँ पर इस टक्कर की भी तो इफेक्ट को देखना पड़ेगा। तो फाई का फेज डिफरेंस आना मतलब लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि अभी तक आपने जो कुछ भी जोड़ा घटाया है वो खाली ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस लिया है। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस के लिए प्यारो आपको इसमें लेमडा बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। आई होप आप इस लॉजिक को समझ रहे हो।
वाई यू आर एडिंग दिस लेमडा बाई टू, बिकॉज यहाँ अब देखो ये समझो ऐसे ये रे है, ऐसे गई इस तरह से जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अब यहाँ वो डेंस मीडियम में थी, तो डेंस मीडियम की बाउंड्री टकराएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे जाएगी और ऐसे होते हुए बाहर चली गई। तो देखो ये रे यहाँ आई और यहाँ से भी निकलेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रे को जो अंदर गई उसने तो कभी ऐसा कुछ सिचुएशन झेला ही नहीं कि वो किसी रेयर से डेंसर की तरफ टक्कर खा के लौटी हो, क्योंकि ये हिस्सा तो पार कर गया, टक्कर नहीं खाया। जिसने टक्कर खाया उसने एक पाई डिफरेंस झेल लिया, उसको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि हम आए थे तो ऐसे टकराए थे और गए हैं तो ऐसे गए हैं। तो ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव, इसने एक पाई का फेज डिफरेंस सह लिया है, लेकिन इस वेव ने कोई भी फेज डिफरेंस नहीं सहा है टक्कर की वजह से। तो इन दोनों के बीच में तुलना करोगे तो एक पाई का फेज डिफरेंस तो आ ही गया है इस हिस्से की टक्कर की वजह से। अभी तक आपने ज्योमेट्री में वो सब कहीं देखा नहीं, तो स्टोक कहते हैं इसको भी जोड़ो, तो आपने वो जोड़ दिया। तो अब आपका जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है इस पूरे प्रोसेस में वो हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2। कुछ किताबें यहाँ माइनस लेमडा बाई 2 कहती हैं, जिस भी लॉजिक से कहती हूँ, पर फिलहाल आपको ये एक्स्ट्रा लेमडा बाई 2 यहाँ पर रखना है। माइनस प्लस करो, अब माइनस कहने का मतलब ये है कि मान लो अंदर ही अंदर तो हो ही गया होगा, आपके जोड़ने से थोड़ी कुछ है। अगर एक्चुअल निकालना है तो आपको यहाँ माइनस करना होगा। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट लॉजिक। फॉर मी दिस इज़ अ गुड लॉजिक। अभी तक मैंने बिना फेज के सब कुछ कैलकुलेट किया, इतना हिस्सा स्टोक का लॉ लगा दिया, ये हिस्सा। नाउ दिस इज़ अ गुड एक्सप्रेशन एंड मैनी ऑथर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम लॉजिक। अब आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया। अब आप आराम से शर्त लगाओ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, लेकिन कहाँ, रिफ्लेक्टेड में। अब हम रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल तो रिफ्लेक्टेड में ही हुआ है ना, ये 5 वाले का। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा, देखो यहाँ तो वेव आराम से ऐसे 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 आई, चलते हुए चली गई, बिल्कुल चली गई। यहाँ पर भी कोई फेज डिफरेंस नहीं। उसके बाद डेंस मीडियम से आई, डेंस से यहाँ टकराई, फिर लौट गई, कुछ नहीं हुआ, फिर लौट गई, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी कोई फेज डिफरेंस नहीं, यहाँ कोई फेज डिफरेंस नहीं। आप हो क्यों सर, क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ तब आएगा स्टोक लॉ के हिसाब से जब रेयरर से डेंसर पे टकरा के फिर रेयरर में जा रही हो। यहाँ क्या हुआ, ये डेंसर है, डेंसर से रेयरर पे टकराए, कुछ नहीं होगा। यहाँ से फिर गई, डेंसर से रेयरर पे टकराई, कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ से लौटी, फिर रेयरर से डेंसर में ट्रांसमिट हो गई, कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों रे में तो कोई भी हमें पाई का फेज डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जब हम इनके लिए मैथमेटिक्स करेंगे तो हम लेमडा बाई 2 नहीं ऐड करेंगे, लेकिन जब हम रिफ्लेक्टेड के लिए करेंगे तो चूंकि इसने झेला है वो पाई का फेज डिफरेंस, तो इसके लिए तो वो लेमडा बाई 2 तो मानेगा ही। तो देखो रिफ्लेक्टेड में ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होती है, इज इक्वल टू एन लेमडा, पढ़ा है हम लोगों ने कल। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 कॉमन ले लोगे, 2n माइनस 1, तो यानी कि 2 म्यू टी कॉस आर बराबर दिस। एक्चुअली में क्या होगा, ऑड नंबर, तो यानी कुछ ऐसा हो गया 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू ऑड नंबर टाइम लेमडा बाई 2। ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन किसकी है, थिन फिल्म से रिफ्लेक्टेड होने वाली लाइट की ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन ये है कि 2 म्यू टी कॉस आर मस्ट बी इक्वल टू द ऑड नंबर टाइम लेमडा बाई 2। अच्छा, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब डार्क फ्रिंज बनती है तो डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, यानी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 कल हम लोगों ने देखा है। यानी कि 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n इंटू लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, ये 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ n तो एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी आप ले रहे हो, यहाँ एक ऑड नंबर है। हमने देखा है, बेसिक थ्योरी कहती है कि अगर पार्ट डिफरेंस ऑड नंबर लेमडा बाई 2 है तो डार्क बनता है,
पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा टाइम है तो ब्राइट बनता है। लेकिन इस एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 की वजह से सब कुछ पलट गया है। आखिर में आपने देखा कि थिन फिल्म में 2 म्यू टी कॉस आर अगर ऑड नंबर लैम्डा बाई 2 है तो क्या बनेगी, ब्राइट। और अगर 2 म्यू टी कॉस आर n टाइम लैम्डा है तो क्या बनेगी, डार्क। तो जो नॉर्मल थ्योरी है इंटरफेरेंस की, उसमें पाथ डिफरेंस n लैम्डा ब्राइट के साथ जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 है, इसने उसका मैथमेटिकल ढांचा थोड़ा सा बदल दिया। हम देखते हैं कि 2 म्यू टी कॉस आर ऑड नंबर टाइम लैम्डा बाई 2 है तो हमारी ब्राइट बनती है। और हम देखते हैं कि जब 2 म्यू टी कॉस आर n लैम्डा है तो हमारी डार्क बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा मामला चल रहा है इसलिए। अब अगर हम, ये तो था मामला ट्रांसमिटेड का, अगर हम रिफ्लेक्टेड का था, अगर हम ट्रांसमिटेड ले लें तो, अगर हम ट्रांसमिटेड ले लें तो क्या होगा, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर। वी विल नेवर ऐड लैम्डा बाई 2 इन इट बिकॉज स्टोक लॉ वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी, वो होगी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। सिंपली कोई लैम्डा बाई 2 है तो है नहीं जिसको हम इधर से दाएं बाएं करें। और डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी, डार्क फ्रिंज की कंडीशन होगी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यानी इसको ऐसे लिखो, ऑड नंबर ऑफ लैम्डा बाई 2 म्यू टी कॉस आर। अब हम यहाँ ऑड नंबर क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है 2n माइनस 1 और यहाँ आता है 2n प्लस 1। ठीक है, वो तो एक लैम्डा बाई 2 की वजह से गणितीय रूप से दिख रहा है, लेकिन 2n माइनस 1 भी एक ऑड नंबर ही होगा, 2n प्लस 1 भी एक ऑड नंबर ही होगा। बस खाली n बराबर 1 से शुरू होगा यहाँ मामला, n बराबर 1 तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 टाइम लैम्डा बाई 2। यहाँ 0 शुरू हो सकता है। तो कुल मिला के ये ऑड नंबर ही होना है, मेन चीज़ आपको ये समझनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर पर्पजली ऑड नंबर लिख दिया है। अब जरा देखो रिफ्लेक्टेड में डार्क फिल्म बनने कंडीशन क्या थी, 2 म्यू टी कॉस आर n लैम्डा, वो कंडीशन ट्रांसमिटेड में ब्राइट की है, ये ब्राइट लिखा है। और रिफ्लेक्टेड में जो ब्राइट बनने कंडीशन थी वो ट्रांसमिटेड में डार्क बनने कंडीशन है, यानी पूरी तरह से ये मामला उल्टा है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि जैसे अगर हम इस तरह से कोई डायग्राम बनाएं, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमने कुछ यहाँ बनाया है, मान लो ये रिफ्लेक्टेड का है, ये ट्रांसमिटेड का है। तो रिफ्लेक्टेड में यहाँ ब्राइट है, ब्राइट कहाँ होगा, जहाँ ये कंडीशन फॉलो होगी, 2 म्यू टी कॉस आर ऑड नंबर लैम्डा बाई 2, यहाँ पे फॉलो हो रही है, यहाँ फॉलो हो रही है, यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये क्या बन रही है, सब ब्राइट हैं, क्योंकि यहाँ पे सब रिफ्लेक्टेड की ब्राइट यानी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ रिफ्लेक्टेड में ब्राइट कंडीशन फॉलो हो रही है, ट्रांसमिटेड में वही कंडीशन किसको बिलोंग करेंगी, ब्राइट को, सॉरी अच्छा ये इसको डार्क को। तो यानी कि जहाँ जहाँ रिफ्लेक्टेड में ब्राइट बन रही हैं, ट्रांसमिटेड में वहाँ डार्क बनेंगी। तो इसका मतलब है वहाँ ब्राइट ये बनेगी। तो देख रहे हो ना, जहाँ रिफ्लेक्टेड में ब्राइट है वहाँ ट्रांसमिटेड में डार्क है, जहाँ ट्रांसमिटेड में डार्क है, जहाँ रिफ्लेक्टेड में डार्क है वहाँ ट्रांसमिटेड में ब्राइट है। तो ये देखो एक दूसरे से एक दूसरे को, अब इसको हम उल्टा नहीं कहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ सोचो, हम इसको उल्टा नहीं कहेंगे, अरे ये तो रिवर्स पैटर्न बन गया। वी आर सेइंग इट अ कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में कहते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो पूर्ण कर दे। जैसे ये पैटर्न है, उंगलियां मान लो ब्राइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बीच के खाली हिस्से डार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड में जहाँ ब्राइट है, फिर ये ब्राइट है, ये ब्राइट, ये ब्राइट, बीच के खाली हिस्से डार्क है। ट्रांसमिटेड में क्या है, उल्टा है इसका। तो जहाँ पर ये डार्क है वहाँ इसकी ब्राइट है, और जहाँ इसकी ब्राइट है वहाँ इसका डार्क है। तो ये देखो दोनों पैटर्न ऐसे है ना, ऐसे हम कह सकते हैं, यही तो है ऐसा ऐसा।
अब अगर हम इनको मिला दें, ऐसे ऐसे मिला दें, तो क्या हो जाएगा? हर तरफ ब्राइट ही ब्राइट, उंगलियां ब्राइट को रिप्रेजेंट करें, हर तरफ ब्राइट ब्राइट हो जाएगा। भाई डार्कनेस क्या होती है? डार्कनेस मतलब जहां फोटोन प्रेजेंट नहीं थे, तो जहां फोटोन प्रेजेंट नहीं थे वो डार्कनेस थी। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में जिन जिन हिस्सों पे फोटोन प्रेजेंट नहीं है वहाँ डार्कनेस है, ट्रांसमिटेड में उन उन हिस्सों पर फोटोन प्रेजेंट है वहाँ ब्राइटनेस है। तो अगर इस पैटर्न में जहाँ जहाँ ये डार्कनेस दिख रही है, अगर हम इस पैटर्न को इसके साथ मिला दें तो डार्कनेस खत्म हो जाएगी, यानी एक दूसरे को पूर्ण कर देंगे। दोनों जैसे मिले, एक के अंदर की डार्कनेस दूसरे ने ख़त्म कर दी और दूसरे ने पहले ख़त्म कर दी। हालांकि मिलेंगे तो नहीं, लेकिन ये नज़रिया देखिए कितना खूबसूरत नज़रिया है। फिजिसिस्ट ने कैसा कितना बढ़िया नज़रिया दिया है कि ये दोनों पैटर्न दे आर नॉट द अपोजिट ईच अदर, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दिस इज़ अ वेरी नाइस थॉट। आप उसको ज़रा ध्यान से गहराई समझो। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे दोनों बड़े अपोजिट लोग हैं ना, दे आर नॉट द अपोजिट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यू कैन से दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट इन सेंस कि भाई एक की जो कमी है वो दूसरे की खूबी है, और जो दूसरे की कमी हो पहले खूबी हो। इस तरह से दोनों जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसकी खूबी देख के उसकी कमियां खत्म होने लगती हैं और उसकी खूबी को इस्तेमाल करके दूसरी कमियां खत्म होने लगती हैं। और इस तरह से दोनों के अंदर की जो कमियां हैं वो खत्म होने लगती हैं और खूबियां उन कमियों का स्थान ले लेती हैं और दोनों में एक तरह से पूर्णता आ जाती है। दिस काइंड ऑफ थॉट इज दिस, इस तरह का विचार है इस शब्द को कहने में। अदरवाइज अपोजिट कह देना तो सबसे साधारण सा तर्क होता, वेरी सिंपल लॉजिक कि भाई दोनों पैटर्न अपोजिट हैं। आई पर्सनली फील दैट दिस इज़ अ वेरी डीप लॉजिक कि हाउ आप इनको अपोजिट पैटर्न ना कह के कॉम्प्लीमेंट पैटर्न कह रहे हो। तो खैर बच्चों, यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे समझाना था आपको कि ये थिन फिल्म के अंदर जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होते हैं, रिफ्लेक्टेड पैटर्न होता है इंटरफेरेंस का, और जो ट्रांसमिटेड होता है वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम वेज शेप के बारे में बात करेंगे, इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर लेंगे और पॉसिबल हो पाएगा तो उसी में हम न्यूटन रिंग के बारे में भी आपको कुछ डिस्कशन कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।